everyone, I am Shambhavi from Progressive Science Education, and today I am going to complete the third chapter of class 8, that is sound. So I have already told you that sound is a form of energy that produce sensation of hearing. मैंने आपको बताया था कि sound is a form of energy that enable us to hear. Sound is a kind of wave. Sound is produced by the vibration of any object. Sound need medium to travel or propagate. अब आप सोचोगे मीडियम क्या होता है और वैक्यूम क्या होता है. मीडियम प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस और वैक्यूम क्या होता है. नथिंग, नॉट इवन एयर इज प्रेजेंट. मीडियम कुछ भी हो सकता है, आइदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसके बाद हम लोग ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जल तरंग के बारे में स्टडी किया था. उसके बाद हम लोग ने साउंड प्रोड्यूसर्स बाय ह्यूमन. साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. ह्यूमन के द्वारा, जो हम लोग ने देखा था. और कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं वो लोग. उनके नेक में वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन होता है और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. A human being produces sound because of vibration of his voice box. Voice box का नाम मैंने क्या बताया था. Larynx, situated at the upper end of the windpipe. फिर टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन और वोकल कॉर्ड्स अटैच्ड इन larynx. और टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहती हैं या वोकल कॉर्ड्स आप कह सकते हो उन्हें, वो larynx के साथ अटैच्ड रहती हैं. As you take a figure, it is a वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन. इट इज़ अ वॉइस बॉक्स और इसी वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है. या फिगर में देख पा रहे होंगे एज इट लुक लाइक. ना उसके आगे हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. फिर हम लोग ने कई सारी एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट एक्टिविटी तो हम लोग ने ये देखी थी कि साउंड में वाइब्रेशन होता है. वो वाइब्रेशन कैसे होता है वो हम लोग ने देखा था. और वाइब्रेशन होने पे कैसे साउंड प्रोड्यूसर्स होती है वो सब हमने एक्टिविटी में देखा था. और कैसे पार्टिकल एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे रिपल्स बनते हैं, कैसे वाइब्रेशन होता है वो हम लोग ने देखा था. उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मैंने जैसे बताया था कि साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल और प्रोपोगेट. उसकी एक्टिविटी हम लोग ने देखी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की, कि साउंड उसमें से ट्रैवल हो पाती है कि नहीं. अब उन एक्टिविटी के बाद हम लोग फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इन द आउटर स्पेस देयर इज़ नो एयर इन द एटमॉस्फेयर. यू नो कि स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, मतलब स्पेस में अगर आप यूनिवर्स में जाते हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंस नहीं होता है, वहाँ पर एयर प्रेजेंस नहीं होती है. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. और साउंड भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाती है. आप जानते हो कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और स्पेस, बट रेडियो वेव कैन. पर रेडियो वेव ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम से. Radio wave, unlike sound wave or the travel through vacuum, astronauts have devices in their helmets which transform the sound waves from their voices into radio waves and transmit them to the other astronaut in space or to the ground. This is exactly how a radio to our home works. Now, अब आपने जो फैक्ट था, फास्ट फैक्ट था, उससे आपने क्या देखा कि साउंड, यू नो कि यूनिवर्स में साउंड कैसे ट्रैवल करेगी. यू नो कि वैक्यूम ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो कैसे उनको अपनी आवाज़ समझ में आती होगी, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे. तो रेडियो वेव जो होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है. तो उनके हेलमेट्स में एक डिवाइस होती है जिससे वो लोग अपनी साउंड को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं और उससे उनकी बात भी हो जाती है. नाउ अब आप देखेंगे वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि हम साउंड वहाँ सुनते कहाँ से. तो हम अपने ईयर से सुनते. यू नो कि हम किसी की भी आवाज़, चाहे किसी की भी आवाज़ हो, वो सब तो हम अपने ईयर से ही सुनते हैं ना. वी हियर टू आवर ईयर. हम आवाज़ कहाँ से सुनते हैं? अपने ईयर से. Our external ear called ear pinna. हमारे जो आउटर लेयर होती है, मतलब
फनल ईयर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना, शेप लाइक अ फनल। ड्यू टू its unique shape, sound waves are concentrated once they enter external ear. Then the sound waves reach the eardrum or diaphragm through a 2 or 3 centimeter long passage called ear canal. The eardrum is like a stretched membrane which vibrates when sound waves strike it. From eardrums, sound waves reach inner ear through middle ear. In the middle, there are 3 small interconnected bones, namely hammer, anvil, and stirrup. The inner part of the ear has a coiled tube called cochlear. Its one end is connected to the middle ear and another is connected to the auditory nerves which go to the brain. Cochlear is filled with a liquid containing nerve cells sensitive to the sound. From inner ear, sound waves are sent to the brain via auditory nerves. The brain interprets these signals and we hear the sound. The working of eardrum can be explained through the following activity. अब ईयर से हम कैसे आवाज़ को सुन पाते हैं, उसका फंक्शन कैसे होता है, हम कैसे किसी की आवाज़ को समझ पाते हैं कि कोई एक्चुअली कह क्या रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो आउटर ईयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना। उसके बाद आप और इनर जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर साउंड वेव रीच करती है, जहाँ पर साउंड वेव एक्चुअली पहुँचती हैं, तो उसे हम लोग कहाँ मतलब साउंड वेव एक्चुअली पहुँचती कहाँ है, तो ईयर ड्रम और डायफ्राम में साउंड वेव एक्चुअली पहुँचती हैं थ्रू 2 और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर है। यू नो इज दिस फिगर, इस फिगर में देखिए ना। अब आप देख रहे होंगे कि ईयर ड्रम एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है विच वाइब्रेट साउंड वेव स्ट्राइक इट, जो साउंड वेव को स्ट्राइक करता है। फ्रॉम ईयर ड्रम साउंड वेव्स रीच इनर ईयर थ्रू मिडिल ईयर. In the middle there are 3 small interconnected bones, namely hammer, that is anvil and stirrup. So inner part ear, मतलब ईयर का जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक कॉइल ट्यूब की तरह होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोइक्ला. अब हम ये देखेंगे कि ईयर ड्रम एक्चुअली वर्क कैसे करता है इस एक्टिविटी की हेल्प से. So see in this activity, to observe and understand the working of eardrum. Material required: a tin can, a piece of thin rubber balloon or sheet, few grain of any cereal and rubber band. Procedure: cut both end of the tin can, stretch a piece of the rubber balloons across its one end and fasten it tightly with a rubber band. Put 4 or 5 grains of dry cereals on a stretched rubber sheet. Ask your friend to say hooray, hooray from the open end. What do you observe? Observation. As your friend say hooray, hooray, the grain on the rubber sheet start jumping up and down. सो ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इसे वहाँ पे कर भी सकते हैं कि आप एक टीन कैन लेंगे और एक पीस ऑफ रबर बैलून लेंगे और शीट, और कोई शीट भी ले सकते हैं और पीस ऑफ थिन रबर बैलून भी ले सकते हैं. फ्यू ग्रेन ऑफ एनी सीरियल्स, आप थोड़ा ग्रेन लेंगे, कोई भी सीरियल का थोड़ा बहुत ग्रेन्स लेंगे. उसके बाद आप लोग एक रबर बैंड लेंगे. ओके, उसके बाद आप कट द बोथ एंड ऑफ द टिन कैन, आप टिन कैन के दोनों एंड को कट कर देंगे. स्ट्रेच अ पीस ऑफ द रबर बैलून, रबर बैलून को स्ट्रेच करेंगे अक्रॉस इट वन एंड एंड फास्टन इट टाइटली विद द रबर बैंड. उसे टाइटली मतलब करेंगे, टाइटली स्ट्रेच करेंगे. पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच रबर शीट, कुछ 4 और 5 ग्रेन्स उस रबर शीट पे रखिए. आस्क योर फ्रेंड टू से हुर्रे हुर्रे, अपने फ्रेंड से कहिए कि वो कुछ भी कहे, हुर्रे हुर्रे वो कह रहा है तो हुर्रे हुर्रे कहने को कहिए. इससे आप ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, जो ग्रेन है वो अप एंड डाउन जंप करने लगता है. ओके, दैट्स सी इन दिस
figure. Okay, now the up and the down movement of the grain depicts how eardrum start to vibrate when sound wave strike on it. इससे हमें पता चला कि eardrum कैसे वर्क करता है, कैसे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है. Our ear are delicate and sensitive organ. We should never put a sharp pointed or a hard thing into our ear. This can damage the eardrum. The damaged eardrum can make a person hearing impaired. You know, ear जो होता है बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो हमें कोई भी शार्प पॉइंटेड चीज़ या कोई हार्ड चीज़ अपने ईयर में नहीं रखनी चाहिए, ईयर के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. फिर हम अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते, हमारे ईयर ख़राब हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. सो लेट्स गेट स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट वाइब्रेशन आर डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने देखा कि जो वाइब्रेशन है वो कैसे डिफाइंड हुआ, टू एंड फ्रो मोशन से. दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशन. एज यू नो, पेंडुलम में जो वॉल क्लॉक पेंडुलम जो होती है वो कैसे मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशन. We have also learnt about the time period and amplitude of an oscillatory body. So अब हम लोग देखें. Since sound is produced by the vibration, amplitude and frequency are two important characteristics of sound. Sound produced by different object is differentiated by the amplitude and frequency of sound. Now, अब एम्पलीट्यूड एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. उसका मैक्सिमम जितना डिस्टेंस होता है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस उसके मीन पोजीशन से इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड. जैसे आप फिगर में आपने मीन पोजीशन को एज डिनोटेड ए कर दिया है. इन द एसआई यूनिट इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, और एसआई यूनिट में ये कैसे मतलब मेज़र किया जाता है, मीटर में. एज यू सी इन द फिगर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. नाउ द एम्पलीट्यूड इंडिकेट्स हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन. एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना फार ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है उसकी सेंट्रल पोजीशन से. नाउ ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड क्रिएट होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज पुल्ड जेंटली, अ सॉफ्ट फीबल साउंड इज हर्ड. ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज पुल्ड हार्ड, इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, अ लाउडर साउंड इज हर्ड. अब आपने गिटार लिया, उसको अगर आप सॉफ्टली टच करोगे तो आपको एक फीबल साउंड सुनाई देगी, लेकिन आप उसको अगर हार्डली पुल्ड करोगे तो हमको लाउडर साउंड सुनाई देगी. एज सेम एज ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा साउंड इंक्रीज़ होगी. नाउ फ्रीक्वेंसी. नाउ हमने एम्पलीट्यूड देख लिया, अब फ्रीक्वेंसी देखिए. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. यू टेक फॉर्मूला ऑल्सो, एज फार्मूला भी आप इसे लिख सकते हैं. ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन अपॉन टाइम. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, हर्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है. इट इज डिनोटेड बाय एफ और वी. Now, if an object oscillates or vibrates 400 times in 1 second, then its frequency will be equal to 400 Hertz. Now, time period. The time required to produce one complete oscillation is called time period. एक oscillation को complete करने में जितना time लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, time period. It is measured in second. It is denoted
बाय टी, ये सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है, और इट इज़ डिनोटेड बाय टी. एज यू टेक अ फॉर्मूला ऑल्सो, time period is equal to time upon number of oscillation of vibration. In other words, time period is equal to 1 upon frequency. Thus, time period and frequency are reciprocal to each other. Now come to the next topic, that is characteristics of sound. We hear different types of sound daily. Each sound is different from other, and we can distinguish different types of sound. How is it possible? It is due to some fundamental characters like loudness, pitch and quality of sound. These characteristics help us to differentiate between different types of sound. As you know कि आप कहीं भी जाते हो या आप स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पर हर किसी की आवाज़ डिफरेंट होती है, हर किसी की हर चीज़ की आवाज़ डिफरेंट होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हो, उसकी भी आवाज़ और आपकी आवाज़ और बाकी लोगों की आवाज़ सब डिफरेंट होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी. साउंड की क्या लाउडनेस है, क्या पिच है, क्या क्वालिटी है, इससे साउंड का डिफ्रेंशिएट होता है. नाउ अब हम लोग लाउडनेस के बारे में देखेंगे. वी हैव ऑब्जर्व द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स. Greater amplitude produces louder sound and smaller amplitude produces feeble sound. This can also be demonstrated through a simple activity. Now अब activity देखिए. Now to show that the loudness of the sound depends on the amplitude of the vibration, material required: a ping pong balloon, a drum and a drum stick, as you see in the figure also. Procedure: place a ping pong ball on the membrane of a drum. Beat the membrane gently with a drum stick. What happened? Now beat the membrane harder with the drum stick. What happened? Observation: the ball hops up and down. The drum produces louder sound and ball jump higher when beaten harder. Conclusion: this experiment shows that harder you strike the drum, louder is the sound and ball jump higher due to the increased amplitude of the vibration. So you understand with this activity that how it reacts. Now in fact, loudness of sound is proportional to the square of amplitude of the vibration produces the sound. Suppose the amplitude becomes twice, then the loudness increased by the factor of 4. The loudness of the sound is measured in the decibel.